हेलो बच्चों, मैं आर के सिंह फिजिक्स गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों को याद हो तो जो लास्ट वेक्टर का लेक्चर था जिसमें हम लोग स्केलर प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा था कि स्केलर प्रोडक्ट्स दो वेक्टर का किस तरह से निकालते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी, उस पर कुछ हम लोगों ने प्रॉब्लम्स भी किए थे। आज इसका लास्ट टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर का हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, क्या इसका फॉर्मूला होता है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और इस पे कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे जो कि आपके नीट में और जेईई में आए हुए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला जो टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसका जो बेसिक फॉर्मूला है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, चूँकि क्रॉस साइन दोनों वेक्टर के बीच में यूज़ कर रहे हैं इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और राइट हैंड में जो क्वांटिटी है इसको ध्यान दीजिए, ये मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ये स्केलर और साइन थीटा इज आल्सो स्केलर। तो अगर ध्यान दीजिए तो इतना क्वांटिटी तो आपका स्केलर हो गया इनटू एन कैप, इसका मतलब टोटल क्या हो गया वेक्टर। इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्योंकि दो वेक्टर का हम क्रॉस लेते हैं तो रिजल्टेंट क्वांटिटी वेक्टर मिलती है, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। और ए और बी के बीच में क्रॉस साइन लगा हुआ है, इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है। चलिए, ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया। या हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं ए बी साइन थीटा एन कैप। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी तो इसका डायरेक्शन क्या होगा और कैसे डायरेक्शन को हम लोग निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, द डायरेक्शन ऑफ एन कैप इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। दोनों वेक्टर ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड कर्व रूल से। तो देखिए इसको कैसे यूज़ करना है। मान लीजिए ब्लैक आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो जब आपको ए क्रॉस बी निकालना हो तो अपने इस देखिए अपने राइट हैंड को उंगलियां वेक्टर ए पर रखिए और वेक्टर बी की तरह इसको फोल्ड करिए, और जो अंगूठा होगा थंब दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक, कहाँ रखना है, ए पर, एंड कर्ल द फिंगर टुवर्ड्स बी, द थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अगर बी क्रॉस ए चाहिए तो इसको बी पे रखेंगे, तो अब देखिए इधर तो मुड़ेगा नहीं, तो इसका तरीका क्या होगा, बी से ए की तरफ, तो डाउनवर्ड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा, जबकि मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। ठीक, देखिए फिर से एक बार, ए से बी की तरफ ए क्रॉस बी ऊपर और बी क्रॉस ए की तरफ हो जाएगा नीचे। तो राइट हैंड कर्व रूल से हम लोग डायरेक्शन इसका कैलकुलेट करेंगे। ये इसका मैग्नीट्यूड होगा और एन कैप रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये थोड़ा डायरेक्शन निकालने के लिए। और ये बेसिक फॉर्मूला, थीटा क्या चीज़ है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच की एंगल। ये मान लीजिए थीटा है और ये वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है। ठीक है, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए ये क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या है ये, तो इसको समझते हैं। पहली प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड्स। कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड्स। दैट इज, इसका मतलब क्या है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। अगर हमें लिखने की ज़रूरत होगी तो क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस साइन बी क्रॉस ए। आपको बताया है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा,
डायरेक्शन अपोजिट होगा, अगर माइनस लगा देंगे तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स। ये क्या है, इसको समझते हैं। ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। ठीक है। और आगे देखते हैं, आप सभी लॉज को नोट करते चलेंगे, सारी प्रॉपर्टीज़ को। नेक्स्ट है थर्ड, आपसे अगर ये इंपॉर्टेंट इस पर क्वेश्चन पूछा गया, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, क्या होगा फॉर्मूला बेटा? एन कैप, यही से देखिए निकाल सकते हैं, एन कैप इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। एन कैप इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। इसको समझिए। एक देखिए यूनिट वेक्टर किसके परपेंडिकुलर, ए और बी के। आपको पता है कि जब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो वो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ए और बी से परपेंडिकुलर आएगा, और अगर उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसको याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चौथी प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर हम मान लीजिए दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 एंड वेक्टर ए एंड बी आर नॉन जीरो एंड मॉड ऑफ ए is not equal to 0 and mod of b is not equal to 0, then vector a and vector b are parallel or collinear or parallel। ध्यान रखिएगा, जब भी दो वेक्टर का को परपेंडिकुलर प्रूफ करना होता है तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट की हेल्प लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है। ए डॉट बी इक्वल टू 0, इसका मतलब वेक्टर ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर। और अगर ए क्रॉस बी 0 है तो इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसमें भी प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए अगली प्रॉपर्टी, आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा, 0। देखिए इस फॉर्मूले में रखेंगे जब आप आई क्रॉस आई, तो आई का मॉड फिर आई का मॉड, एंगल कितनी हो जाएगी, 0, और साइन 0 की वैल्यूज कितनी होती है, 0। तो आई क्रॉस आई इक्वल टू 0 इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के क्रॉस के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के जे क्रॉस के इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। ठीक। और अगर जे क्रॉस आई लिख दिया जाए, देखिए जे क्रॉस आई उल्टा तो यहाँ माइनस के हो जाएगा। यहाँ के क्रॉस जे अगर लिख दिया जाए तो आपका माइनस आई कैप, और आई क्रॉस के तो क्या हो जाएगा आपका माइनस जे कैप। देखिए इस फॉर्मूले को समझिए आप। अगर आपने यहाँ से देखिए आई क्रॉस जे निकालना है, सपोज कर लीजिए, समझिए यहाँ आई क्रॉस जे, तो मॉड आई फिर मॉड जे, आई एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर और जे वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1, और इंटू एन कैप, ये तो सब कुछ 1 हो गया ना, एन कैप मतलब आई और जे से परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, तो क्या होता है के। तो देखिए आई क्रॉस जे इक्वल टू लिखा गया के। समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद अच्छा इसको और तरीके से समझ सकते हैं, ये याद करने का तरीका एक और देख लीजिए। एक सर्कल बना लीजिए, वेक्टर आई लिख लीजिए, वेक्टर आई, फिर आप कहीं वेक्टर जे बना लीजिए और के बना लीजिए। समझिए इसको, आई और जे का क्रॉस लेंगे तो के आएगा, इसका क्रॉस लेंगे तो ये आएगा, इसका क्रॉस लेंगे तो ये आएगा। ठीक है, एरो के डायरेक्शन में। और अगर एरो के अपोजिट चलेंगे, आई क्रॉस के तो माइनस जे, के क्रॉस जे तो माइनस आई, जे क्रॉस आई तो माइनस के। तो ये याद रखने के लिए आपका
आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ये आपकी हो गई 6 प्रॉपर्टी। ओके, नोट कर लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका, आप वीडियो को पॉज करके रोक करके इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, और सारी प्रॉपर्टीज़ कितनी हम लोगों ने लिखी थी, शायद 5-6 लिखी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगली प्रॉपर्टीज़ में। अगर मान लीजिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो भी नंबरिंग रहा होगा आगे नंबर देख लिएगा, 7th है। अगर कोई ट्रायंगल दे रखी हो, ऐसे देखिए, इसका एप्लीकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट का। मान लीजिए वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है। ठीक है, ट्रायंगल के दो साइड्स ये वेक्टर के फॉर्मेट में दिए हुए हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, एरिया इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, 8वां एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर मान लीजिए पैरेललोग्राम दिया हुआ कुछ ऐसे, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी दिया हुआ है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, 9th, अगर मान लीजिए रोम्बस के एरिया ऑफ रोम्बस या पैरेललोग्राम देखिए, अगर मान लीजिए उसके डायगोनल्स दे रखे हैं, ये मान लीजिए एक डायगोनल ये है और दूसरा डायगोनल ये है, ये मान लीजिए एक वेक्टर ए है, या डायगोनल को d1 d2 लिख देता हूँ, वेक्टर d1 और दूसरा डायगोनल d2। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2। तो ध्यान रखिए ये 3 यूज जो है या 3 एप्लीकेशन आप कह सकते हैं एरिया कैलकुलेट करने में यूज करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हो गए आपको एरिया कैलकुलेट करने के लिए। अब बात आती है मेन कि हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए देखिए, अगर मान लीजिए 10 प्रॉपर्टी कर लेता हूँ, सपोज कर लीजिए अगर वेक्टर ए आपको दिया है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और वेक्टर बी दिया है आपको b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, और आपको a क्रॉस b निकालना है। तो a क्रॉस b निकालने का तरीका क्या होता है, i j k। अब ए क्रॉस बी निकालना है तो पहले देखिए वेक्टर ए का आई जे के का कोफिशिएंट लिखते हैं। आई का कोफिशिएंट कितना है, a1, जे का कितना है, a2, के का क्या है, a3। ये तो वेक्टर ए वाले का हो गया। फिर बी बाद में आया तो बाद में b1 लिखेंगे, b1, b2, b3। इस डिटर्मिनेंट को, इस स्ट्रक्चर को, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को बोलते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट, हालांकि ये डिटेल में एक चैप्टर होता है मैथमेटिक्स का, जो बच्चे मैथ वाले हैं उनको पता है कि क्लास 12 में ये चैप्टर पढ़ाया जाता है। इसके बारे में बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिजिक्स का के बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ वेक्टर, लेकिन फिर भी इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डिटर्मिनेंट की ये फर्स्ट रो होती है, ये सेकेंड रो होती है, थर्ड रो, इसको फर्स्ट कॉलम, इसको सेकेंड कॉलम और इसको थर्ड कॉलम। ठीक है, और एक काम की चीज़ ये याद रखिएगा कि इसमें जितने एलिमेंट होते हैं सभी एलिमेंट की अंडरस्टूड साइन होती है, जिसको हिडन साइन भी बोलते हैं। पहले एलिमेंट का हमेशा प्लस होता है, दूसरे का माइनस और तीसरे का प्लस।
इसी तरह से इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, फिर इसका प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन होता है, ठीक है। या -1 पे पावर r प्लस सी एक रूल होता है जिससे आप साइन निकाल सकते हैं। r रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रो एंड c रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉलम। जैसे मान लीजिए इस एलिमेंट का साइन निकालना आपको, तो ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का है, तो r की वैल्यू 2 और कॉलम की वैल्यू 2, तो 4 हो जाएगा। तो -1 पावर 4 साइन क्या आएगा? प्लस। इसका मतलब इस एलिमेंट की साइन क्या आ गई? प्लस। पहले वाले के देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो r1 और c1, तो ये 2 हो जाएगा। तो जब भी पावर इवन नंबर आएगा तो साइन क्या आएगा? प्लस, और ऑड आएगा तो साइन क्या आएगा? माइनस। इसका निकालना, हालांकि सबकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको फिजिक्स में, इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसकी और इसकी, इसलिए इन 3 को आप याद रखिए, मैथ का टॉपिक। बाकी ये आपका, इससे आप किसी भी एलिमेंट की साइन निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट i, इसके बाद जब आप i लिखते हैं इसकी रो और इसकी कॉलम को डिलीट कर लीजिए, तो क्या बचता है आपके पास? a2, a3, b2, b3, ठीक है। इसका साइन क्या बताया? बीच वाले एलिमेंट का माइनस, तो यहाँ लिखेंगे -j कैप। अब देखिए जब j को लिखेंगे तो ये कॉलम डिलीट और ये रो डिलीट, तो बचेगा क्या एलिमेंट आपके पास? देखिए a1, a3, b1, b3, और प्लस, इस एलिमेंट की साइन प्लस होती है तो k कैप। देखिए ये डिलीट हो गया और ये डिलीट, तो बचा क्या आपके पास? a1, a2, b1, b2, ये, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? ध्यान रखना है आपको कि ये जो एलिमेंट्स हैं इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट प्लस में लेते हैं और इसका माइनस में, तो ये हो जाएगा i ब्रैकेट में a2 b3 माइनस a3 b2 माइनस j, यहाँ देखिए इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? a1 b3 माइनस a3 b1 प्लस k, और ये आपका हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ये ध्यान रखेंगे a क्रॉस b निकालने का तरीका ये है आपका। अभी इस पे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिलहाल आप ये समझिए कि a क्रॉस b कैसे निकाला गया, ठीक है। अब इसमें मैं एक न्यूमेरिकल कराता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। जितने भी फॉर्मूले लिखे गए एक एक क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ क्वेश्चंस करेंगे, फॉर्मूले आप सारे आपके पास नोट होने चाहिए। ये 10 आपको प्रॉपर्टी मैंने लिखी है, या आप कह सकते हैं फॉर्मूले से रिलेटेड क्रॉस प्रोडक्ट से, तो ये सब आपको याद होना चाहिए और इसी पे क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इस पर क्वेश्चंस कुछ। जैसे आपका एक क्वेश्चन इस पे पूछा गया है आपके नीट में, वेक्टर एफ दिया हुआ है और वेक्टर आर दिया है, आपसे पूछा गया है टॉर्क, ठीक है। वेक्टर एफ दिया गया है और वेक्टर आर दिया गया है, ठीक है, और आपसे टाउ पूछा गया टॉर्क। आपको पता है टाउ का जो फॉर्मूला होता है आर क्रॉस क्या होता है? एफ। तो आर और एफ दिया हुआ तो कोई निकालने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखिए क्या है, -3i प्लस j प्लस 5k, ठीक है, और वेक्टर आर दिया है 7i प्लस 3j प्लस k, ठीक। आपसे टॉर्क पूछा गया है, तो सिंपल एफ और आर दिया हुआ है तो आर क्रॉस एफ निकालना है। अभी आपको बताया बेटा आर क्रॉस एफ कैसे निकालेंगे। तो आर पहले है तो सबसे पहले तो आप आई जे के लिख लीजिए, ठीक। अब आर पहले तो आर वेक्टर का कोफिशिएंट लिखिए 7, 3, 1, और एफ का कोफिशिएंट देखिए कितना है? -3, 1 और 5। देखिए आई का कोफिशिएंट क्या है? -3, जे का क्या है? 1, और के का क्या? 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। अभी आपको बताया है, पहले आई लिख लीजिए, ये डिलीट और ये डिलीट हो गया, तो बचा आपके पास क्या? 3, 1, 1, 5।
माइनस जे, क्योंकि इसका साइन क्या होता है नेगेटिव, इसी को याद रखना, ये दोनों तो प्लस ही होते हैं। और जे वाला ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, तो क्या है आपके पास 7 1 -3 और 5 प्लस के। देखिए यहाँ ये डिलीट हो गया, इधर डिलीट हो गया, बचा क्या 7 3 -3 1। अब आप सॉल्व कर लीजिए। आई 5 × 3 15 -1 × 1 1 माइनस जे 7 × 5 35 माइनस फॉर्मूले में होता है -3 ये हो गया, तो क्या हो गया आपका +3 प्लस के, यहाँ हो गया 7 + 9। सॉल्व कर लीजिए। 14 आई और ये होगा 35 और 3 38 -38 जे और 9 और 7 16 16 के कैप। ये आपका टार्क आ गया। इस क्वेश्चन ही 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया हुआ आपके नीट में, ठीक है। सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना आना चाहिए, ओके। और एक क्वेश्चन इस पे करते हैं, देखिए। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन जो आपके नीट में आया हुआ है, जिसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का कंबाइन करके एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, इफ ए क्रॉस बी का मॉड इज इक्वल्स टू √3 ए डॉट बी। क्वेश्चन ये है, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। देखिए इसको, ए क्रॉस बी का मॉड, तो ए क्रॉस बी क्या होता है फॉर्मूला, ए बी सॉरी कैपिटल ए लिखा हुआ तो कैपिटल ए लिखिए, ए बी साइन थीटा एन कैप का मॉड √3 ए डॉट बी क्या होता है बेटा, ए बी कॉस थीटा। मॉड लेंगे तो ये यूनिट वेक्टर है, इसका मॉड कितना हो जाएगा 1, तो ये आपका हो गया ए बी साइन थीटा इक्वल टू √3 ए बी कॉस थीटा। ए बी आपका कैंसिल, कॉस थीटा को इसके नीचे लाइए तो ये हो गया साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू √3। तो ये आपका हो गया टेन थीटा इक्वल टू √3। टेन के टेबल में देखिए √3 किसकी वैल्यू होती है, टेन 60 डिग्री। इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री, या इसे लिख सकते हैं आप π/3। हो गया आंसर। बताइए 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है इसमें। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट्स बहुत ही आसान प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये था आपका आया हुआ क्वेश्चन। और देखिए 1-2 करते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए 2 वेक्टर्स दे रखे हैं, आसान सा डेटा ले लेता हूँ, i + j - k। दूसरा है वेक्टर b, मान लीजिए 2i + 3j + k, ठीक है। आपसे कह दिया जाए कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर a एंड b। अभी आपको बताया n कैप इक्वल्स टू a क्रॉस b अपान मॉड ऑफ a क्रॉस b, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी a क्रॉस b निकालने का। तो a क्रॉस b देखिए कैसे निकाला जाएगा, a क्रॉस b अभी आपको बताया i j k, फिर कोफिशिएंट लिखिए i का कितना होगा 1 1 -1, यहाँ क्या आएगा बेटा 2 3 1। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो i लिखेंगे, देखिए एक और ये डिलीट, तो क्या बचा 1 -1 3 और 1 माइनस j लिखेंगे, फिर आपके पास क्या बचता है 1 -1 2 1 प्लस k, क्या आ जाएगा बेटा, ये डिलीट हो गया ये डिलीट हो गया, तो आपके पास 1 1 2 3। ये तरीका है निकालने का। जब k लिखेंगे तो k की ये रो सॉरी कॉलम और ये रो डिलीट, तो ये 4 एलिमेंट आपको बचेंगे, ये 4 लिख लेंगे। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो i, यहाँ देखिए 1 + 4 माइनस j, यहाँ आ जाएगा 1 + 2 प्लस k, यहाँ क्या है बेटा इसका प्रोडक्ट 1 × 3 3 -2। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 5i कैप -3j कैप
और प्लस के कैप, ये तो आपका आ गया ए क्रॉस बी आ गया। ठीक, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे बेटा? ए क्रॉस बी का मॉड निकालना है तो अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 प्लस -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस इसका कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 35। ठीक है, तो यहाँ रख लीजिए आप, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ 1/√35। देखिए ए क्रॉस बी, और ये आपका ए क्रॉस बी की वैल्यू जो गई यहाँ पे 5i कैप -3j कैप प्लस के कैप, ये आपका आ गया यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। समझ में आ गया होगा आपको बेटा कैसे निकालना है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को और भी तरीके से पूछ सकते हैं। मान लीजिए कह दिया जाए इफ वेक्टर ए एंड बी आर द 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, देखिए अभी आपको क्या बताया बेटा, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दे रखा हो, ये कोई ट्रायंगल है, ये आपका वेक्टर ए दे रखा है और वेक्टर बी, वेक्टर ए और बी की वैल्यू यही ले लेते हैं, आपको समझना है कॉन्सेप्ट को। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बताया था आपको? हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी तो आप निकाल चुके हैं यहाँ, ठीक है, उसका मॉड भी निकाल चुके हैं। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 1/2, और ये आपका मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना आ गया? अंडर रूट 35। तो ये एरिया हो गया इसका। समझ में आ गई बात? पैरेललोग्राम भी निकाल सकते हैं। देखिए अगर ये पैरेललोग्राम की 2 साइड्स होती ऐसे, ये वेक्टर ए होता, ये वेक्टर बी होता, तो इस केस में एरिया का फॉर्मूला क्या बताया गया था? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकाल चुके हैं, तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 35, ये एरिया आ जाएगा आपका। ठीक, तो देखिए इसके यूज़ क्या क्या है। एक तो टार्क निकालना है आपको, जैसा कि मैंने क्वेश्चन आपको कराया। ठीक है, एरिया निकालने में यूज़ करेंगे आपको। कैसे ए क्रॉस बी निकालेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, राइट हैंड कर्व रूल। और आपको पता है कि जितने भी क्लास 12th में मैग्नेटिज्म का पोर्शन है, जितने भी फॉर्मूले उसमें, दे ऑल आर बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट, इसलिए डायरेक्शन निकालना आपको आना चाहिए। और मैंने 8-10 प्रॉपर्टी लिखी, वो आपको याद होना चाहिए किस तरह से उसको यूज़ करना। आपको मैंने कुछ प्रॉब्लम्स बता दिए, इसको आप बार बार रिपीट कर लेंगे और वेक्टर आपका ये कंप्लीट होता है। थैंक यू बच्चों।